SERSARSOR अनुकोशन को वैसे आपको उसमें पढ़ाया गया है का पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिससे बचने या हटाने के लिए व्यक्ति वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देगा। कौन सा पुनर्बलन होगा? जिससे बचने के लिए उसे हटाने के लिए। जैसे मम्मी ने कहा बच्चे को रोटी खाना नहीं, बबुआ जाओ पकड़ ले, ऋणात्मक पुनर्बलन। ये क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक का नियम नहीं है, सरल क्वेश्चन है। सही युग में कौन सा नहीं है? कर्ट लेविन मानवतावादी सिद्धांत, थॉर्नडाइक संबंधवाद, मैस्लो क्षेत्र का सिद्धांत, स्किनर प्राचीन अनुबंधन। कौन सा सही है पूछा है? सही है पूछा तो फिर ये थॉर्नडाइक हो गया संबंधवाद, बाकी सारे गलत है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें पर ये क्वेश्चन किसमें आता है? हिंदी के अंदर क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए पक्षियों के प्रयोग के युग में असत्य युग में पहचानो। थॉर्नडाइक बिल्ली, पाब्लो कुत्ता, स्किनर चूहा, कोहलर कबूतर। कोहलर एक बार और अगर आता है तो खत्म हो जाएगा आजकल में। जब स्टार्ट बात से तो क्वेश्चन नहीं आया, एक तो पढ़ने में क्वेश्चन था, एक सब्जेक्ट और मैं भूल रहा हूं सब्जेक्ट का नाम। उस क्वेश्चन को देखने के बाद मैं आज तक मैं फर्स्ट ग्रेड के पेपर देख के या फिर आरटीसी के पेपर देख के नहीं हुआ, लेकिन उसको देखकर मैं थोड़ा सा सहमा, क्योंकि नेट में हम लोगों को जो चीजें हमने पढ़ी मास्टर्स की तैयारी के दौरान मास्टर्स में वो वैसी एक चीज वैसा एक और कांसेप्ट पूछा गया। हालांकि स्टार्ट बाद उसके आंसर में नहीं था, ऑप्शन में था। ऑप्शन में ऐसा था कि शास्त्रीय अनुबंधन का नियम है। और हो सकता है मुझे कि अधिकांश विद्यार्थी और इस पिछले साल के पेपर को देखने वाले बच्चे उस प्रश्न को देखकर, इवन विद्यार्थी के साथ अध्यापक भी उस प्रश्न को देखकर ज्यादा विचलित नहीं होंगे। प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं। एक और ऑप्शन बोल रहा हूं, एक मिनट, एक ऑप्शन और है। ये क्वेश्चन एक्जेक्टली कुछ ऑप्शन में बदले हैं, एक ऑप्शन ने चेंज किया, लेकिन एक्जेक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ है इस साल फर्स्ट ग्रेड में। क्या है इसका आंसर? सी। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, अब नहीं पढ़ा है, अपना आंसर है। टेंशन लेने वाली बात ये है कि ये सामीप्यता का नियम, समानता का नियम, पूर्ति का नियम, ये भी मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांतों में आने वाले नियम है। और यहाँ सामीप्यता की जगह कंटिन्यूटी होता तो भी मुझे टेंशन नहीं होती। यहाँ लिखा हुआ था प्रॉक्सिमिटी, और ये होते ही मुझे समझ में आ गया कि आरटीसी वाकई में अच्छे प्रश्न बनाने लग गया है। ये तीन प्रॉक्सिमिटी, समानता, पूर्ति, ये गेस्टाल्टवाद के जुड़े हुए वो नियम है जिसको गेस्टाल्टवाद की आधारभूत अवधारणा पढ़ते हैं। मैं खुद भी पढ़ा हुआ है लेकिन इसको पढ़ने की चर्चा करी। इसमें हो सकता है आप किसी ने पढ़ा हो तो ये गेस्टाल्ट कहीं से भी नियम नहीं पढ़ोगे, लेकिन आरटीसी ने प्रश्न पूछा है, ये आंसर उसने दिया है। एक ने वो ये प्रश्न पूछेगा, मुझे यकीन है। ऑप्शंस में उसने भी सीधी चीज गेस्टाल्टवाद के नियम है। अब ये क्या नियम है? बड़े ही मजेदार रोचक नियम है। खासतौर पर नियमों का इस्तेमाल होता है लोगो डिजाइन करने में। जो कंपनियां अपने लोगो डिजाइन करती है उसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों को भी मदद दी जाती है कि हमारा ऐसा लोगो बनाया जाए जिससे आम जनता या आम आदमी को उसको देखते ही फीलिंग आए। उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो आज एक हेडिंग लगी, बड़ा ही महत्वपूर्ण रोचक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, गेस्टाल्टवाद। देखिए गेस्टाल्टवाद शब्द का वास्तव में अंग्रेजी में कोई अर्थ नहीं है, या मैं पहले बताना चाहिए, इसलिए इस शब्द को अंग्रेजी में एज इट इज लिया गया। तो शब्द कौन सी भाषा का है? शब्द है जर्मन भाषा का। अर्थ क्या होता है इसका? समग्र, क्योंकि कोई वास्तविक अर्थ नहीं है तो जो लग सकता है तो संपूर्ण, व्यवस्थित समग्र, पूर्ण समग्र। देखिए विचार एक जमाने में काफी ज्यादा प्रथम विश्व युद्ध के आसपास बहुत चर्चा में रहा, और उस विचार का यह मानना था कि साहचर्यवाद कुछ और नहीं है बल्कि एक तरह का ठोसला है। साहचर्यवाद क्या है? ठोसला, क्योंकि ये इंसानों को मशीन की तरह ट्रीट कर रहा है। कबार बार 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 लगातार किसी काम को करो तो वो काम हो जाएगा, तुमसे अधिगम हो जाएगा। ऐसे कोई अधिगम नहीं होता। अधिगम के लिए दिमाग की जरूरत होती है, और दिमाग की जरूरत, व्यक्ति के ज्ञान की जरूरत, व्यक्ति की सोच की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए उसका अधिगम में उपयोग करने वाला पहली बार संप्रदाय है तो कौन सा था? खासतौर पर जर्मन लोगों का काफी ज्यादा बोलना था। ये जर्मन लोगों का काफी ज्यादा नॉलेज भी था, आज भी जर्मन लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। और वहां पर एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स वर्ल्डहाइमर, और उनको हिंदी में हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या बोलते हैं? मैक्स वर्ल्डहाइमर। वो सबसे पहले इस विचारधारा को लेकर आए, और उनकी विचारधारा का केंद्र था कि आप किसी व्यक्ति को कुछ सिखा रहे हो तो सिखाने की प्रक्रिया में क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि एक अंश पर काम करेगा हो जाएगा। पाब्लो थॉर्नडाइक का वांछित नियम वही है, एक अंश पर काम करेगा हो जाएगा, इधर काम करेगा हो जाएगा। रोटी को अनुक्रिया करी, बिल्ली को अंदर दिया गया, उसने हाथ पे चला बाहर गई। ऐसे काम नहीं होता। उन्होंने कहा व्यक्ति खुद दिमाग नहीं लगाएगा, या फिर हम किसी व्यक्ति की खुद की पूरी परिस्थिति का अध्ययन नहीं कर लेते तब तक हम नहीं बताएंगे कि वो एक अंश पर क्या काम कर रहा है। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन की, उसके लक्ष्य की, उसके अनुक्रियाओं की, उसके व्यवहार की, किसी भी पक्ष की बात को जानना है तो हमको पूरे विचार का अध्ययन करना पड़ेगा। अब इसमें दो चीजों से समझाता हूं कि बात क्या करें। बहुत लॉजिकल बात करें इन लोगों ने, क्योंकि दिमाग की बात कर रहे हैं सबसे पहले। मैं आपसे कहूं कि आप फला किसी व्यक्ति की बात करते हैं, मान लो बड़े भाई साहब ऋतिक रोशन की बात करते हैं, उनसे सुंदर तो देखिए कोई नहीं है, दुनिया के सबसे सुंदर लोगों में से एक है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ऋतिक रोशन सुंदर क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कह सकते हैं कि सर ऋतिक रोशन यहाँ बहुत सुंदर है, तो क्या जिनकी आंखें सुंदर होती हैं वो सुंदर कहते हैं? नहीं। सर ऋतिक रोशन की हाइट 6 फुट है, 50% है, इसका मतलब जिनकी 6 फुट हाइट होती है वो सब सुंदर होते हैं? नहीं। सर ऋतिक रोशन का फेस बड़ा अच्छा, अच्छा जिसका फेस अच्छा होता है वही सुंदर होता है? नहीं। सर ऋतिक रोशन के बाल बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब बाल अच्छे होते हैं वो सुंदर होता है? आपको जब कहना पड़ा है कि ऋतिक रोशन सुंदर है तो आप क्या करोगे? क्या सोचा दिमाग में? उन सारे गुणों को एक साथ लिया और एक साथ लेकर दिमाग में इमेज बनाई। उसके पक्ष की इमेज नहीं, केवल आपको कहना सुंदर है ऋतिक रोशन। क्या मैं कहूं? क्या मैं किसी को आई लव यू बहुत प्यार करता हूं, मान लो किसी को कह दिया, हालांकि ना तो कोई आगला रोल है ना कोई ना प्यार करता, पर मान लो हमने किसी को कहा तो सामने वाला कहते हैं तू ये बता तू कैसे प्यार करता है, सपोज करो, तो आप उसको क्या कहोगे? क्या कह सकते हो? क्या तू बड़ा अच्छा मैं अच्छा हूं इसलिए प्यार करता हूं, नहीं तू बड़ा सिंसियर है, नहीं सिंसियर इसलिए प्यार करता, आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते ना। आपने उसके बहुत सारे गुणों को लेकर, या हमारी मां से क्यों प्यार करते हैं, हमारे पिता से क्यों प्यार करते हैं? क्यों भाई वो मैं तो जैसे प्रैक्टिकल लॉजिक वालों के जिस मकान में रहते हैं उसका किराया नहीं लेते, पानी बिजली का बिल भी नहीं लेते, साल में 2-3 बार अपने पैसे से लेते हैं, ये भी कारण हम बता नहीं सकते, लेकिन उनके बहुत सारे गुणों को एक साथ हमने लिया और हमने कहा कि आई लव माय मदर, आई लव माय फादर, क्योंकि यहां पर हमने किस विचार का अनुसरण किया है? समग्रवाद का। हमने पूर्ण रूप से उन गुणों को एक साथ लिया तब जाकर इमेज निकल के आई। क्लियर हुआ? यहां से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि साहचर्यवाद के विरोध में आया था, अंश को महत्वपूर्ण नहीं मानता, किसको महत्वपूर्ण मानता है? पूर्ण और समग्र को। आई बात समझ में? कौन सी विचारधारा? गेस्टाल्टवादी विचारधारा। और यहां से ही गेस्टाल्टवादी विचारधारा में कोफ्का, वर्टिमर, कोहलर का कथन आया, होल इज समथिंग मोर देन द पार्ट। मोर शब्द है एक्चुअली जिसको हम क्या पढ़ने लगे? ग्रेटर। होल इज ग्रेटर देन पार्ट। किसी भी तत्व का पूर्ण स्वरूप जो है वो उसके अंश से बहुत अलग होता है, अंश से बहुत डिफरेंट होता है। अब इस बात को समझाने के लिए वर्टिमर ने एक कांसेप्ट दिया जिस कांसेप्ट का नाम था फाई। ये आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये दो तीन चीजें लिखी मुझे यकीन है कभी ना कभी पूछेगा। वन लाइन आएगा और कभी ना कभी जरूर आएगा कि फाई के संप्रत्यय का संबंध अधिगम के किसी संप्रदाय से है, किसी सिद्धांत से है, उत्तर क्या है? गेस्टाल्टवाद। फाई को उन्होंने कैसे समझाया? फाई को समझाने के लिए उन्होंने लाइट्स की बात की। हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, हम सीधा उसको इसी तरीके से समझते हैं कि फाई का मतलब क्या था। फाई का मतलब उन्होंने कहा कि आप घरों में, मैं उसको एकदम भारतीय और ग्रामीण तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूं, वर्टिमर के फाई के कांसेप्ट को ताकि हम समझ पाएं। उन्होंने कहा कि गांव में अपने दीवार पर जो लाइटें लगी हुई होती हैं वो कुछ इसी तरह से चलती हुई दिखती हैं, है ना, कि एक रोशनी की लकीर कतार ऐसे जा रही है, तो क्या वास्तव में रोशनी ऐसे जाती है उसमें, या होता क्या है? एक लाइट जल रही है, वो बंद उसकी आगे बढ़ रही है, वो बंद उसकी आगे बढ़ रही है, वो बंद उसकी आगे बढ़ रही है, ये तो होता है। लेकिन हम जब उसको पूर्ण रूप से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? कि रोशनी की एक कतार चल रही है ना। इसी को उन्होंने फाई के संप्रत्यय से बताया। उन्होंने कहा कि दो डिस्टेंस पर दो बल्ब लगा लो, पहले इसको जलाओ, फिर 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 इसको जलाओ, कुछ समय बाद हमारी आंखें ऐसे दिखेंगी, लाइट ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। वो ये नहीं कि बल्ब जल रहे हैं, उसको क्या दिखेगा? लाइट घूम रही है, जैसे लाइट घूम रही है। तो उन्होंने क्या कहा?
अंश तो कैसे काम कर रहा है, एक बल्ब जला बंद हुआ, एक बल्ब जला बंद हुआ, लेकिन दिमाग ने उसका कैसे परसेप्शन किया, प्रत्यक्षीकरण किया पूर्ण रूप से। आगे बात समझे, नहीं समझे? अभी यहाँ से कुछ 5-6 पॉइंट जो हमने पढ़े हैं उनको लिखो, स्टार्टिंग के पॉइंट है उनको लिखते हैं सबसे पहले। जो ऑर्डर मैंने बात बताई है उसी ऑर्डर में चीजें लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है आज की। देखो गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ पूर्णाकार अथवा व्यवस्थित समग्र होता है। इसका अर्थ पूर्णाकार अथवा व्यवस्थित समग्र होता है। लिखो इस विचारधारा के प्रतिपादक, इस विचारधारा के प्रतिपादक मैक्स वर्दीमर हैं, मैक्स वर्दीमर हैं। अगला पॉइंट लिखो, ये क्वेश्चन क्या हुआ इस बार कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमर। ठीक है, लिखो साहचर्यवाद के विरोध में, अच्छा साहचर्यवाद कौन सा मामला था? पावलोव का सिद्धांत। पावलोव जो बात साहचर्य मतलब साथ साथ, साहचर्य मतलब साथ साथ। हम अगर किसी को कहते हैं कि मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ साथ रहता हूं, तो साहचर्य अपने एक साहचर्य का वर्ड का मतलब ये होता है कि मैं हमेशा इसके साथ हूं, ये हमेशा मेरे साथ है। ठीक है, लिखो साहचर्यवाद के विरोध में जन्मे इस विचार ने यह माना, यह माना कि किसी भी संरचना के, किसी भी संरचना के बारे में जानकारी उसके समस्त गुणों के, समस्त गुणों के समग्र प्रत्यक्षीकरण से होती है। समस्त गुणों के समग्र प्रत्यक्षीकरण, समस्त गुणों के समग्र प्रत्यक्षीकरण मतलब आप सारे गुणों को एक साथ देखो तब जाके आप कहोगे। आप किसी व्यक्ति के बारे में क्या ठीक नहीं लगता, बात को नहीं देखो, कभी से पूछेगा कहते मेरा मन तो सही लगा, कहने का मतलब क्या, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपको अटक रही होगी, अटक रही होगी। आपने सारे गुणों को एक गुण नहीं देखा, आपने संपूर्ण रूप से चीज को देखा, तो समस्त गुणों के समग्र प्रत्यक्षीकरण से होती है, ना कि अलग अलग पक्षों के अवलोकन से, ना कि अलग अलग पक्षों के अवलोकन से, ना कि अलग अलग पक्षों के अवलोकन से, ना कि अलग अलग पक्षों के अवलोकन से। देखो वर्दीमर ने इसे समझाने के लिए, वर्दीमर ने इसे समझाने के लिए फाई का संप्रत्यय दिया, PHI और फाई। वर्दीमर ने इसे समझाने के लिए फाई का संप्रत्यय दिया। एक लाइन और लिखो, इसे हम दिवाली की सजावटी लाइटों से समझ सकते हैं, दिवाली की सजावटी लाइटों से समझ सकते हैं, दिवाली की सजावटी लाइटों से समझ सकते हैं। और अंतिम पॉइंट लिख लो, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। जो जो हमने देखा अभी समझा उसको पूरे को मैंने लिखवा दिया है। एक पॉइंट और लिखो, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ऐसे दिया सकता है कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, यह वाक्य किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा के निकट है या किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से मिलता जुलता है? उत्तर क्या हो जाएगा? गेस्टाल्टवाद। क्लियर हुआ? देखो चलो अगला टॉपिक है हमारा गेस्टाल्टवाद के नियम। लिखना पहले समझो क्योंकि एक्चुअली इसी को समझना है हमें आज। गेस्टाल्टवादियों ने एक बात स्पष्ट की क्या कि हम जब अधिगम करते हैं, खासतौर पर हमारा दिमाग जब चीजों को सोचता है तो चीजों को अलग अलग अंश के हिसाब से नहीं सोचता, एक साथ सोचता है। डिजाइन में खासतौर पर साइकोलॉजिकली लोगो डिजाइनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं, इस फोटोग्राफ को देखिए और इसमें कुछ यूनिक सी चीज अगर आपको नजर आ रही हो तो मुझे बताइए कि सर ये बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है इसमें। वो आइडेंटिफाई क्या? हां, अरे वाह भाई वाह, ई कैपिटल है, वाह कितना बड़ा चीज है। देखो ई और एक्स को इस तरह से लिखा गया है कि बीच में क्या बन गया, एक एरो बन गया। फेडेक्स एक कंपनी है, मैं गलती हूं, एक यूएसए बेस्ड कोरियर कंपनी है। तो ई और एक्स को इस तरह से लिखा, असल में तो ये अंश की बात है तो ई है, एक्स है, लेकिन दिमाग जब ई और एक्स को एक साथ देख रहा है तो इस एरो को भी साथ में देख पा रहा है। हाँ या ना? यही गेस्टाल्टवाद का नियम है और इससे जुड़े हुए गेस्टाल्टवाद के कुछ नियम है। एक एक करके मैं पहले वो नियम समझाऊंगा आपको, उनके कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहला नियम इसमें आता है समानता का नियम। हमारा दिमाग उन तत्वों को, उन चीजों को पहले नोटिस करता है जो एक समान दिखती है। एक समान चीजों पर दिमाग एक साथ जब नजर डालता है तो पहले जाता है उसी को समानता या सिमिलैरिटी का नियम कहते हैं। जैसे आपके सामने इस समय कुछ ब्लॉक्स आएंगे, अरे यार अच्छा ये मैंने ओके नेट चलाना पड़ेगा, मन लगे नेट चलाए बिना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक ही मिनट को ये आ गया। देखो मित्रों ये देखिए, ये एक ब्लॉक है, इसमें आपका दिमाग अपने आप इनको छोटे छोटे ब्लॉक्स के रूप में नहीं देख पा रहा है, बल्कि जैसे इसको एक तरह से देखा हुआ कि एक लाइन बन गई, इधर एक छोटी लाइन है, ये तीन डॉट्स की एक लाइन है। मतलब समान चीजों को दिमाग एक साथ जोड़ देता है। जब भी कोई नियम बनाता है, जब भी कोई चीज को देखता है, प्रत्यक्ष करता है, तो चीजें एक साथ दिखती है उसको एक साथ जोड़ देता है। इसको कौन सा नियम कहते हैं? गेस्टाल्टवाद का समानता का नियम। ये जितने भी मैंने आया हुआ वो समानता का नियम लिखा हुआ था, वो ये समानता का नियम था। फिर एक होता है कंटिन्यूएशन का नियम, निरंतरता का नियम। एक निरंतरता का सिद्धांत हमने पढ़ा है बाल विकास में, एक निरंतरता का सिद्धांत होता है गेस्टाल्टवाद में। ये कहता है कि दिमाग चाहे कोई पैटर्न बने या ना बने, अगर उसमें कहीं निरंतरता की गुंजाइश होती है तो अपने आप निरंतरता खोज लेगा। जैसे लाइट वाला कॉन्सेप्ट, होने को तो एक बत्ती जल रही थी, दूसरी से बंद हो रही थी, एक सही थी, एक सही थी, एक सही थी, लेकिन दिमाग ने क्या कर दिया उनको? निरंतरता दी थी। इसका एग्जांपल आप इस फोटोग्राफ से समझ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। एक लाइन है लाल रंग की कुछ ऐसी, बीच में इसके ग्रे है, एक लाइन ग्रे कलर की है ऐसी, लेकिन हमारा दिमाग क्या कर रहा है? इसको इस तरह से निरंतर कर रहा है कि ओके एक तो ऐसे लाइन जा रही है, एक ऐसे लाइन जा रही है। इसी को क्या कहते हैं? निरंतरता का नियम। लोगों में खास तौर पर इसका प्रयोग होता है, ये मैं लिखूंगा तो मैं कुछ डिजाइन बनाऊंगा ताकि आपको याद आ जाए। क्लियर हुआ? निरंतरता का नियम एक समानता का नियम था कि समान चीजों को दिमाग एक साथ जोड़ेगा, निरंतर चीजें होंगी तो उनको भी दिमाग एक साथ जोड़ेगा। फिर एक आता है क्लोजर, जिसको हम कहते हैं पूर्ति का नियम। हमारा दिमाग बड़ा शातिर होता है और ये आपको इस फोटोग्राफ से लगा, उसका लोगो आपने दिखा दिया कि जहां पर कोई चीज की पूर्ति नहीं हो रही है वहां दिमाग अपने आप उस चीज को पूरा कर देता है। ये तो अजीब सा धब्बा था, लेकिन दिमाग इसको एक पांडा के रूप में देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्ति का नियम लग रहा है, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा दिमाग अपने आप बना रहा है, अपने आप पूरा कर रहा है। चाहिए नहीं करना है ना? इसको पूर्ति का क्लोजर का नियम कहते हैं। एंड मजेदार चीज ये मैंने एग्जाम में पूछा हुआ है। आओ एक और नियम बचता है प्रॉक्सिमिटी, समीपता या सामीप्य का नियम, जिसकी हमने बात की थी। ये समान नंबर के डॉट्स को लेकर बनाए गए दो चतुर्भुज हैं, दो क्यूब्स हैं या दो स्क्वायर है, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारा मस्तिष्क अपने आप उनकी निकटता और दूरी के हिसाब से उनको चैनलाइज कर रहा है। दिमाग इसको एक पूरे बॉक्स के रूप में देख रहा है, लेकिन इसको कैसे देख रहा है?
एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आता हिंदी में, मैं हिंदी के नाम लिख रहा हूं ताकि अपने ऊपर बनेगा। आकृति और पृष्ठभूमि का सिद्धांत कहते हैं इसको। आकृति और पृष्ठभूमि का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई आकृति नहीं भी बन रही है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली वैसी एक आकृति बना लेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चित्र के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। अब हमारा दिमाग अपने आप सोच पा रहा है कि अवश्य ये कोई एक इस तरह की आकृति रही होगी। आपको लग सकता है कि नहीं वो सोच रहे हो, मत सोच रहे हो। तो फिर इस फोटो को देखो और बताओ मैं गलत कह रहा था क्या। केवल इस तस्वीर को देखो, ब्लैक कलर वाली को, रेड कलर वाली को देखो। अपने आप हमारा मस्तिष्क चीज को बना रहा है, उस इमेज को बना रहा है। ये सारी बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग अंश पर काम नहीं करता, सीधा पूर्ण को एक साथ देखता है। एक और पक्ष है जिसको हम इससे समझ सकते हैं, जैसे पीटर एंड द वुल्फ एक प्रसिद्ध फिल्म का पोस्टर है। इसमें कहीं भी पीटर नहीं है, लेकिन इस भेड़िए के बालों की आकृति ऐसी है कि पीटर ना होते हुए भी हमारे दिमाग में पीटर की इमेज बना ली। ये बेसिकली एक पेड़ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग अपने आप इस पेड़ में एक तरफ बंदर को या एक चिंपांजी को देख पा रहा है, एक तरफ शेर को देख पा रहा है। ये टेबल का वास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जो अपने कुछ रखने वाला स्टैंड जैसा, लेकिन हमारा दिमाग अपने आप इसमें दो लोगों की शक्ल देख पा रहा है। ये गेस्टाल्ट वाद कहानी है। वैसे व्हाट्सएप पर कई बार आते हैं कि वो बूढ़ा बूढ़ी की फोटोज लड़नी आती है, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। सिमेट्री, अगर किसी चीज में कोई सिमेट्री बन रही है, सादृश्यता बन रही है, तो हमारा अपने आप सादृश्यता को ग्रहण कर लेगा। हमारा दिमाग इस समय ओलंपिक के इस लोगो को देखकर यही सोच रहा है कि जरूर इसमें 5 एंगल्स या 5 चक्र जो हैं वो एक के अंदर एक फिट करे हुए हैं। हमारा दिमाग इसको ऐसे कभी नहीं देख पा रहा, नहीं देख रहा, उसको अपने आप से देख रहा है। इवन आपसे कुछ लोग इंटरसेक्शन को देख पा रहे हैं, आप ऊपर सारी नीचे सारी नीचे सारी चीजें, ये क्या बताता है कि किस तरह से हमारा मस्तिष्क पूर्ण पर एक साथ कार्य करता है। ये मैंने आपको बताया था। पक्षियों को उड़ते देख के हम उनको अलग अलग नहीं देखते, बल्कि पूरे पक्षियों के समूह को एक साथ देखते हैं, हमारा दिमाग उड़ते हुए आसमान में पक्षियों को देखता है। तो और इस तरह से गेस्टाल्ट वाद का ये सिद्धांत रखता है। तो गेस्टाल्ट वाद का सिद्धांत अक्सर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपील करने के लिए काम में आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूं। अमेज़न करके कंपनी है बड़ी फेमस, आपने भी हो सकता है उससे कई बार कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मंगवाए होंगे। और ये अमेज़न का लोगो है। कभी आपने अगर नोटिस किया हो तो आप या नहीं किया हो तो आज नोटिस कर लेंगे कैसे ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक तरह से गेस्टाल्ट के तरीके से बता रहा है। ये जो एक चीज है, ये स्माइल भी दिखा रही है कि आप यहां से कोई प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो बड़े मुस्कुराते हुए आप एक ग्राहक के रूप में संतुष्ट होंगे और आपको ए टू जेड सारे प्रोडक्ट हमारे पास मिलेंगे। ये अमेज़न का लोगो है। इस तरह की बहुत सारी गेस्टाल्ट वाली अप्रोच इंडस्ट्री में, मार्केटिंग की दुनिया में, साइकोलॉजी की दुनिया में काम करती है। एक और कंपनी है जिसके लोगो की और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हुंडई कंपनी का लोगो है, आपने देखा हो। तो बेसिकली ये लोगो जो आज ऐसा आ रहा है, ये एक जमाने में ऐसा आया करता था, जिसमें एक तरफ कस्टमर है, एक तरफ कंपनी है और दोनों के बीच का टीम वर्क, दोनों के बीच जो एक तरह का बॉन्ड है, संबंध है, उसको इस एज के जरिए बताया जा रहा है। हुंडई यहाँ हांडे एक्चुअली नाम हांडे है, जो जापान में और इसको बोला, अपन ने इसको अपने हांडे बोलेंगे तो हंसी आ जाएगी, भारतीय लोगों ने इसको हुंडई कर दिया। तो इस तरह से गेस्टाल्ट वाली अप्रोच हमारे अधिगम में, हमारी सोच में कई जगह पर काम में आती है, कई जगह पर इसको प्रभावित भी करती है। आइए एक एक करके इन गेस्टाल्ट वाली नियम जिनकी हमने चर्चा की थी, इनके बारे में जानते हैं। आई होप मजेदार रहा होगा ये सेशन जानने में। पहली बार जाना होगा आपसे कुछ साथ में, पूरा इतिहास में हो सकता है पहली बार पढ़ी हुई चीज, लेकिन आरबीएससी ने ऑप्शन में अगर ये दे दिया है तो एक दिन वही पूछेगा जरूर। जैसे इसका अंदाजा मैं इस बात से लगा सकता हूं कि 2018 के पेपर में एक सब्जेक्ट के अंदर प्रश्न था, निम्न में से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में क्या पाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन था, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे से जुड़ा हुआ कौन सा गुण था? जीववाद, वस्तु स्थायित्व, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत तंत्र था। तो आंसर क्या था? जीववाद। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा निजी चीजों को सजीव मानता है। उस समय भी मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा काल्पनिक श्रोता की बात कहां से उठा के ले आया ये। और इस साल 2022 में मुझे एक्जेक्टली सब्जेक्ट याद नहीं है, शायद होम साइंस है, नहीं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सीधा सीधा प्रश्न था काल्पनिक श्रोता का संबंध कौन सी अवस्था से है। तो यकीनन एक ना एक दिन ये सिद्धांत वो परीक्षा में पूछेगा, अलग अलग भी पूछ सकता है। और वो ये भी पूछ सकता है कि समीपता के सिद्धांत का या इनका संबंध किससे है, समीपता का संबंध। समीपता अगर लिखा हुआ है तो अंग्रेजी में जरूर देखना, अगर वो कॉन्टिग्यूटी लिख रहा है तब तो वो बार-बार हो जाएगा, और प्रोक्सिमिटी लिख रहा है तब वो क्या हो जाएगा, गेस्टाल्ट वाद। आओ इन नियमों को एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया? टाइम हो गया यार। 2-5 मिनट तो लिखना है, एक आध तो लिखना, तो बड़ी चीज 5 पढ़ियां। आज आने पढ़ा मजा आएगा, आज आदमी को पढ़ाएगा मैंने और नहीं तो पढ़ाएगा लिखा बात नहीं। लिखो समानता के नियम में लिख लो। गेस्टाल्ट वाद के नियम हेडिंग लिखी, गेस्टाल्ट वाद के नियम, छोटी सी हेडिंग लिखी, गेस्टाल्ट वाद के नियम। और गेस्टाल्ट वाद के नियम में पहला नियम जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? कोई पढ़ा भी नहीं आपनो, कोई कोई ना पूछना के लिए मैं मास्टर की बाबू है, हमारी समझ में नहीं ऐसे ऐसे बात थोड़ी दूसरों को आप यहां पे रोबे बात। हां, गेस्टाल्ट वाद के नियम, गेस्टाल्ट वाद के नियमों में पहला नियम होता है मित्रों समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी लिखते हैं, इनमें से कुछ लिखा हुआ जा सकता है। एक बड़ा लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, हमको रिस्क नहीं ले सकते। पहले एक बार पूछा होता था, सोच के ये पूछा हुआ है, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी वर्ड यूज किया, हम तो यहां पढ़ते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का, तो कहीं कुछ भी पूछ ले, पहले कभी पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हर तरह से वर्ड सोच के रखना है। लिखो शब्दावली लिखो, इसी बारे में लिखो, प्रिंसिपल ऑफ समानता। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में जो तत्व, जो तत्व रंग विन्यास, जो तत्व प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में जो तत्व रंग विन्यास आकार के आधार पर, आकार के आधार पर समान होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, उन्हें एक एकीकृत समूह के रूप में देखा जाता है, उन्हें एक एकीकृत समूह के रूप में देखा जाता है। ये डिजाइन बना लेना भाई। अब आप खुद देख सकते हो कि इस डिजाइन को जो हमने अभी अपने बोर्ड पर बनाई है, हमारा दिमाग कैसे देख रहा है। इसमें तो इस जो हॉरिजॉन्टल एक्स बन रहा है इसको एक साथ देख रहा है, इसमें जो वर्टिकल एक्स बन रहा है इसको एक साथ देख रहा है। समान चीजों को एक साथ दिमाग देखता है, एक साथ उसको एक समूह के रूप में देखने की कोशिश करता है। ये सिद्धांत उसी की बात कर रहा है। क्लियर हुआ समानता नियम? अगला लिखो नंबर 2, निकटता समीपता का नियम, प्रिंसिपल लॉ
प्लेट्स को देखते रहिए, ये आपको एक बार अगर उल्टी दिखने लगेंगे तो फिर आपको उल्टी दिखेंगी, इस तरह की व्हाट्सएप फोटो आई है, वो सारी की सारी इन्हीं सारे सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, फोटोग्राफ्स सर्कुलेट होती हैं ना, वो सभी इन्हीं पर आधारित होती हैं। निकटता या समीपता का नियम लिखो। वे तत्व वे तत्व जो स्थान के आधार पर समीप होते हैं, वे तत्व जो स्थान के आधार पर समीप होते हैं, उनका एक साथ प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, उनका एक साथ प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, उनका एक साथ प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। जो स्थान के आधार पर एक दूसरे के समीप होते हैं, उनका एक साथ प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। हमारा दिमाग इन 6 रेखाओं को 6 रेखाओं के रूप में ही देख रहा है कि चाहिए ना एक दो, लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह का डिजाइन यहां बगल में बना रहा हूं, ये देखो यहां पर 6 लाइनों को दिमाग एक साथ देख रहा है और यहां पर इन 6 लाइनों को दो दो लाइन के 3 सेट के रूप में देख पा रहा है। इसी को प्रत्यक्षीकरण कीजिएगा, निकटता समीपता या प्रॉक्सिमिटी का नियम कहते हैं, जो हमारे स्टार्ट विचारधारा में हम पढ़ते हैं। चलो भाई बहनों आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद वाले जो 4-5 नियम और हैं वो कल लिख के उसको कवर कर लेंगे।